नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के आज कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए 6:20 पर सुबह खोल दिए गए हैं। बता दें कि केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से की गई। ये पूजा रावल भीमाशंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग और धर्माचार्यों द्वारा कराई गई। कपाट खुलते ही समय सेना के बैंड और भजन कीर्तन और जय श्री केदारनाथ के उद्घोष के साथ केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला की जौलीग्रांट स्थित एसडीआरएफ का 144 करोड़ की लागत से नवनिर्मित मुख्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुरक्षा और रेस्क्यू का काम में एसडीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आधुनिक मशीनों से एसडीआरएफ के जवान हर वक्त के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि 144 करोड़ की लागत से एसडीआरएफ भवन का निर्माण किया गया है। अभी पहले फेज का कार्य पूरा हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध चितई गुलजियो मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने अल्मोड़ा सर्किट हाउस में 60 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके बाद सीएम पर्वत पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग भी करेंगे। विधि विधान से भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और बहुत हर्षोल्लास है। वहाँ पर भगवान केदार जी से प्रार्थना की है कि संपूर्ण जो यात्रा चलने वाली है, संपूर्ण यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। पिछले वर्ष जैसे हर्षोल्लास रहा था, इस वर्ष भी हर्षोल्लास रहा। पहली पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से वहाँ पर हुई थी, क्योंकि उनके नेतृत्व में 2014 के बाद लगातार उस प्रांगण का, उस परिसर का पुनर्निर्माण और निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में वहाँ पर रोपवे भी स्थापित हो रहा है और आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए वो स्थान और अच्छा होने वाला है। और गुलजू से भी यहाँ प्रार्थना की है। गुलजू हमारे वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। वहीं सल्ट के छठगांव में अचानक से आग लग गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। छठगांव में ये आग लगी हुई थी। इसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमें सूचना मिली और इस पर हम अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इसमें स्वयं मैं था और मेरे साथ मेरे 2 फॉरेस्ट गार्ड और 1 फॉरेस्टर, 4 फायर वॉचर। हम लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इसे 2 घंटे में आग को बुझा दिया। इसमें आधा हेक्टेयर एरिया सिविल ये साल एरिया जो है ये ग्राउंड फायर हुई है इसमें, और बाकी क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस तरीके से हमने आग को कंट्रोल कर लिया। उधर अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में आम जनता जाम से परेशान है। लोगों को जाम की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है। आए दिन जाम लगने से पर्यटकों और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर पर्यटन सीजन भी शुरू होने से माल रोड में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में सैलानियों को जाम से कैसे मुक्ति मिलेगी, यह बड़ा सवाल है। जाम की समस्या से पैदल राहगीरों को भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। लोगों ने यातायात व्यवस्था सुचारू करने की मांग की है। वहीं इस समस्या से वरिष्ठ नागरिकों को अधिक परेशानियों का
का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य चल रहा है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर यातायात की बड़ी समस्या है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को बड़ी असुविधा रहती है। हालांकि शासन द्वारा यहाँ पर पार्क बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक की अव्यवस्था है। इस ट्रैफिक व्यवस्था को जब तक नहीं सुधारा जाएगा, तब तक जो है जाम की व्यवस्था बनी रहेगी। इसमें आम आदमी ने भी सहयोग करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी वरिष्ठ नागरिकों को है, उनके लिए यहाँ पर बहुत समस्या है। वहीं उत्तराखंड के हिमालय पुत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती समारोह 25 अप्रैल को अल्मोड़ा में मनाई जाएगी, जिसको लेकर उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और उनके पौत्र कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने पर विजय बहुगुणा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पर्वतीय क्षेत्र की अलग पहचान बनाई और उन्होंने पर्वतीय विकास विभाग बना, कमिश्नरी बनाई। ऐसे ही अनेक कार्य उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के लिए किए हैं। निर्णय लिया कि हम अल्मोड़ा में करेंगे। यहाँ स्टेडियम उनके नाम पे है, मूर्ति भी है, और स्वर्गीय पिताजी का पूरे पर्वतीय क्षेत्रों से जो लगाव था वो तो सब जानते ही हैं। उनके मुख्यमंत्री काल में एक हमारी अलग से पहचान बनी उत्तराखंड की, जब उन्होंने पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाया, एक अलग से बजट दिया, और ये दोनों विश्वविद्यालय आपके कुमाऊं के और गढ़वाल के उस समय स्थापित हुए। और पहले हम लोग मेरठ कमिश्नरी में थे, उन्होंने गढ़वाल कमीशन और कुमाऊं की कमिश्नरी बनाई। और जो शिक्षा का यहाँ जो विस्तार हुआ वो इसी कारण हुआ जब यहाँ का पृथक विकास मंत्रालय बना और शिक्षा पे यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया। ऐसे लोग जिन्होंने एक छाप छोड़ी है राजनीति में, राष्ट्र सेवा में, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में, ऐसे नेतृत्व का जब हम स्वागत करते हैं, उनको याद करते हैं, तो प्रेरणा मिलती है हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो राजनीति में है या जो राजनीति में नहीं है। वहीं विधानसभा देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह से ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार को भी कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति न करें। इस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया, और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा, उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा, ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। उत्तराखंड में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष भी वनाग्नि की घटनाओं में काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। बता दें कि इस साल वन विभाग आगजनी की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से आगजनी की घटनाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि यदि किसी जंगल में आग लगने की घटना सामने आती है तो ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र का जायजा लेकर आग पर काबू पाया जाता है। नहीं, फॉरेस्ट फायर सीजन तो गतिमान है पहले से ही। 15 फरवरी से ये शुरू हो जाता है और
जो भी घटना हमारे पास हमें संज्ञान में आ रही है, या तो सैटेलाइट सेंसर के माध्यम से या फिर ग्राउंड इंफॉर्मेशन से, तो उसमें निर्देश यही है कि जो हमारे क्रूज स्टेशन हैं उनमें जो टीम तैनात है वो जल्दी से जल्दी अपना रिस्पांस टाइम कम करते हुए उस आग को बुझाने का प्रयास करें। लगभग कितने जंगल हैं जो इफेक्ट हुए हैं इस टाइम? अभी तक जो है कुल 250 केसेस हुए हैं जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है 1 नवंबर से, और लगभग इसमें जो है 329 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है, जिसमें कि आरक्षित वन भी है और सिविल और वन पंचायत भी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंगोत्री यमुनोत्री का दौरा किया और उन्होंने कहा कि यात्रा में कई किस्म की दिक्कतें बनी हुई हैं, जैसे गंगोत्री में सड़कों की हालत काफी ज्यादा खराब है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहले भी सचेत किया गया था, न तो कहीं पर बोर्ड लगे हैं, न ही समुचित जानकारी है। कागजों में काम जरूर हुआ है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की दिक्कत है, पार्किंग की सुविधाएं बेहतर नहीं है। हर साल चारधाम यात्रा होती है, क्या सरकारें इसके प्रति गंभीर नहीं है? कई किस्म की दिक्कतें हैं, जैसे गंगोत्री में रोड के हालात बहुत खराब हैं, आवागमन में बहुत दिक्कत है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पहले भी सचेत किया गया था केदारनाथ यात्रा के टाइम में, उस समय भी वही कमियां दिखते हैं और अभी फिर वही हुआ है। जो ना तो वहाँ कहीं बोर्ड्स लगे हैं, ना प्रॉपर जानकारी है। कागजों में काम जरूर हुआ है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। कल ही मैं कई चैनल्स में भी देख रहा था, लोगों ने भी बताया पीने के पानी की भारी दिक्कत थी, जो मैंने पहले भी कहा था कि पड़ावों पर पानी की दिक्कत है। पार्किंग की सुविधाएं बेहतर नहीं हुई हैं। दे रहे हैं वो तरफ आम आदमी पुलिस वाले। वहीं देहरादून शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन का पीला पंजा लगातार अतिक्रमणकारियों के ऊपर चल रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे। उन्होंने कहा कि शहर में जो फुटपाथ हैं वे अतिक्रमण की वजह से लोकल व्यवसायी ही उसको कवर कर रहे हैं, और उसके अलावा बार बार यह अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत निरंतरता बनी हुई है, जिससे अतिक्रमणकारियों को पता रहे कि जिला प्रशासन किसी भी सूरत में अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन जैसे आपने सही कहा कि लोग हटाने के बाद वापस आ जा रहे हैं, तो उसमें मेरी तरफ से यही इंस्ट्रक्शन है, एक तो पेनल्टी हाई की जाए, क्योंकि जो फुटपाथ है वो कवर कर रहे हैं वो वहाँ के दुकानदार, लोकल दुकानदार ही हैं। उसके अलावा बार बार ये अभियान चलाया जाए और कंटिन्यूस रहे, जिससे कि उनको पता चल जाए कि ये लोग काफी सीरियस है हम एनक्रोचमेंट के लिए, और हम लोग एनक्रोचमेंट नहीं होंगे। डोईवाला में इन दिनों चोरों का आतंक चरम पर है। आपको बता दें कि चोरों ने कार चालक को पेचकस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल और पेचकस बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सौंग नदी पुल के पास में जो रास्ता है, वहां पर एक अर्टिगा टैक्सी नंबर गाड़ी है UK 07 TP 8818। उसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में कराता है और दूसरा व्यक्ति वहाँ से फिर उतर करके भाग जाता है सौंग नदी की तरफ। जब आसपास के लोगों को जानकारी हुई तो उसमें जो टैक्सी ड्राइवर है आकाश जैन, उसको घायल अवस्था में देखा गया। उसके नाक के दाएं तरफ जो है चोट लगी हुई थी। फर्दर उसका जब इलाज के दौरान उसकी जो है 21 तारीख को डेथ हो गई है। और उससे पहले जब पूछताछ हुई तो पूछताछ में जानकारी मिली कि एक व्यक्ति था जिसने कि उसके साथ जो है मोबाइल फ़ोन छीन करके ले गया। फर्दर जब जांच की गई तो उसमें फिर प्रकाश में आया कि एक व्यक्ति जो अभियुक्त है वो सोरस सानी है, ये नई बस्ती डोईवाला का रहने वाला है
उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है। जो पेज जिस पेज का जब आपस में दोनों झगड़ रहे थे तो पेज का से ही अभियुक्त ने इसके मृतक के जो है दायां पोर्शन पर जो है अंदर घुसा करके उसको घायल किया था। उधर ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने माया कुंड के दादूवाड़ा के पास ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवश्रम महाराज की स्मृति में स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम महाराज एक दिव्य संत थे जिनका संपूर्ण जीवन समाज की भलाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि सच्चा संत वही है जो सहज भाव से विचार करे और आचरण करे। साथ ही महापौर ने कहा कि देवभूमि ऋषिकेश संतों की भूमि है। ऋषि मुनियों की तपोस्थली पर संत समाज के मार्गदर्शन से ही निगम विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाने में सफल रहा है। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि संतों के आशीर्वाद से देवभूमि निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। यहाँ पर स्मृति द्वार का उद्घाटन किया गया और क्योंकि लंबे समय से हम सभी के मनोभाव भी थे, हम सभी की मन इच्छा भी थी, लेकिन उस चीज को आज ब्रह्म मुहूर्त मिला है। उसके लिए मैं सभी समस्त नगर निगम के बोर्ड को, अपने अधिकारियों को और ऋषिकेश की सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे नेक कार्य करने के लिए इस प्रकार से वर्तमान बोर्ड निरंतर आगे रहता है कि हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनको किस प्रकार से अपना इतिहास, अपनी धरोहर को हम जीवित रखें। उधर रुड़की के मेवट पुल के पास गंग नहर से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव की सूचना दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर जलवीर मोनू की मदद से शव को गंग नहर से बाहर निकाला। हालांकि अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हो पाई है। मुझे भीम भाई ने फोन करा है, मुझे नहर के अंदर बॉडी पड़ी है, उन्हें से आधे निकाल दिया। अब मैं आया तो ये पानी अंदर से किनारे ही पड़ी थी, जिसने पहले ही साइड निकाल के रख दी। वैसे बॉडी लावारी से भी पता नहीं चल रहा है, हिंदू ही है, गले ने खाली थे लॉकेट है और दोनों एक हाथ ने सिद्धार्थ ने उंठी है, एक छल्ला है और एक उंठी और कला। पंतनगर में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसके नीचे दबकर चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले पर छानबीन शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है और मृतक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति हैं जिनकी आज पंतनगर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर के नीचे दबने से मृत्यु हुई है और इसमें मृत्यु के कारणों के फिलहाल जो अभी तथ्य प्रकाश में आए हैं उनसे ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है। बाकी इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच भी की जाएगी और जो भी तथ्य जांच में आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं विकास नगर की, जहां पर रिश्वतखोर कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में विजिलेंस की टीम ने इस माह की 5वीं बड़ी कार्रवाई करते हुए बंदोबस्त के रिश्वतखोर पटवारी को रंगे हाथों 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। विकासनगर तहसील अंतर्गत बंदोबस्त कार्यालय में अचानक से हुई इस कार्रवाई से बंदोबस्त कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, तो वहीं इस कार्रवाई के चलते तहसील प्रशासन भी हरकत में आ गया है। तो विजिलेंस टीम की कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों कर्मचारी को रिश्वत है। विकासनगर की पूरी एक मामला है जहां पर रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन में विजिलेंस टीम नजर आई, जिसके बाद पूरे ही कार्यालय में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया।
वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का ACR मामले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुबोध उनियाल बहुत संघर्षशील एवं होशियार आदमी है। सतपाल महाराज की बात का कैबिनेट में समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इसको गलतफहमी है कि ये दूसरी पार्टी से आए हैं। इनके अलावा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी बहुत सारी हैं। ये लाइन मानक के विपरीत है। ये मुख्यमंत्री को नहीं खींचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि RSS की मानसिकता से बाहर आना बड़ा मुश्किल है। उनका सरकार को सिर्फ ईमानदारी से विकास के कार्य करने चाहिए। इस बात की पीड़ा इन सब को है। उनके अधिकारों को सीज कैसे करें, वो अधिकार ACR से लिखने की बात है। सुबोध भाई बड़े संघर्षशील है, होशियार आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी यद्यपि महाराज की बात का कैबिनेट में समर्थन किया, जो मुझे पढ़ने को मिला। क्योंकि भाई ये जितने कांग्रेस से जा रखे, इनको तो अधिकार दाम ही देगा नहीं, मैं शॉर्ट में कह दूं। गलत फहमी है इनको। असली बात वही है, ये दूसरी पार्टी से आ रखे। तो दिक्कतें हैं, बहुत दिक्कतें हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। ये माने कि लाइन मुख्यमंत्री को नहीं खींच चाहिए। ये कौन सी तरह ने जो आओ सबको बराबर का अधिकार है, सुनता सब काम करे, ईमानदारी से विकास काम करे, लेकिन वो नहीं। लंबे समय से खोए हुए मोबाइलों को हल्द्वानी पुलिस ने खोज निकाला है। 43 लाख की कीमत के करीब 328 मोबाइल को पुलिस ने रिकवर किया है। सभी मोबाइल अलग अलग कंपनियों के हैं। अपने खोए मोबाइल को वापस पाकर लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। मामले पर जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 43,31,000 के मोबाइल पुलिस ने ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों से बरामद किया गया है। साथ ही साथ बताया गया कि साल 2016 में मोबाइल ऐप का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक 5,262 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं। साल 2022 में कुल 1,500 मोबाइल अब तक रिकवर किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। नवंबर में हमारा पूजा गौड़ का मेरी बेटी का फोन गुम हो चुका था। तो अभी 3 दिन पहले हमें कंप्लेन आई कि आपका फोन मिल चुका है, आप आके ले जा सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा फोन मिला। हाँ जी, 13,000। आज बहुत खुशी हो रही है कि बेटी का फोन वापस मिल गया। मेरा फोन 26 नवंबर के दिन खोया था मॉर्निंग पे। मैंने मॉर्निंग पे ही कंप्लेन लिखा दी थी और सर लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस था। एक्चुअली मेरी ही गलती थी, मैंने IMI नंबर में एक नंबर मिसिंग हो गया था, तो सर का ही मेरे पास कॉल आया कि आपका एक नंबर मिसिंग है, आप मुझे करेक्ट नंबर बताइए। मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं थी कि मैंने मिसिंग नंबर डाल दिया है। और उसके बाद जब परसों मुझे कॉल आई कि आपका फोन मिल गया है, उसके बाद भी जब सर नहीं थे तो भी उन लोगों का कॉल आया। बहुत कोऑपरेट किया सर लोगों ने और फोन मिल गया है, इसकी तो खुशी होती है सर, उसकी तो खुशी होती है सर। कीमत 45,31,000 रुपया टोटल है। पिछले वर्ष 1,500 मोबाइल रिकवर हुए थे, जिनकी कॉस्ट 2.5 करोड़ से ऊपर थी। और जब से हमारी ये टीम बनी है 2016 से, तब से 6.25 करोड़ रुपए की अभी तक मोबाइलों की रिकवरी हो चुकी है। टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य लगातार किया जा रहा है, क्योंकि ये लगभग भारत के सारे स्टेटों से जो है मोबाइल रिकवर करके लाए जा रहे हैं। इनके जो सराहनीय कार्य के लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Mom, hey, look, I can download